आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में, मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी में एक एकांकी दी हुई है और एकांकी का नाम है नए मेहमान। नए मेहमान एकांकी के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट और एक शीर्षक एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। तो इससे पहले हम पाठ का सारांश और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और पाठ के जो भाषा से संबंधित प्रश्न हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 की परीक्षा में यही प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, गर्मी से बेहाल विश्वनाथ और रेवती के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम यहाँ देखो फटाफट प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आप लोग यदि प्रश्नों को सुनेंगे ही तो उतने में ही आपको काफ़ी हद तक उत्तर याद हो जाएंगे। तो इसका उत्तर है, गर्मी से बेहाल विश्वनाथ कहते हैं कि बड़ी गर्मी है, बंद कमरों में रहना कठिन है, मकान भट्टी बना हुआ है। रेवती कहती हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता, घड़े का पानी ठंडा नहीं होता, वह घर को जेल खाना कहती हैं। पति से बर्फ लाने के लिए कहती हैं तो पति का कथन है कि नया मकान मिलता ही नहीं। पड़ोसी छत को छूने नहीं देते, दोनों आंगन में सोने के लिए बहस के साथ आशंकित हैं। ऐसे में कोई मेहमान ना आ जाए, इस गर्मी ने उनके लिए अनेक चिंताएं और मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नन्हेमल और बाबूलाल स्टेशन से सीधे विश्वनाथ के घर क्यों पहुँचे? तो इसका हमें उत्तर देखना है। उत्तर है, नन्हेमल और बाबूलाल अपना परिचय इधर उधर की बातों को जोड़कर बताते हैं। इस घटना से झुंझलाकर विश्वनाथ पूछते हैं कि क्या आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? तब नन्हेमल कहते हैं कि संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वह रहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और बिना नाम पूछे दरवाज़ा खटखटा दिया। गृह स्वामी ने दरवाज़ा खोला तो वे लोग उनके पीछे पीछे घर में घुस आए। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, नन्हेमल ने बिजनौर के किन संदर्भों में उल्लेख विश्वनाथ से किया? तो इसका हम उत्तर देखेंगे। अपना परिचय देते हुए नन्हेमल ने कहा कि बिजनौर निवासी लाला संपत राम जो उनके चाचा हैं, वे विश्वनाथ के बड़े प्रशंसक हैं तथा विश्वनाथ से कई बार मिल चुके हैं। दूसरे, नन्हेमल नजीबाबाद में सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ मिले थे। जगदीश प्रसाद बिजनौर के एक चीनी की मिल खोलने जा रहे हैं। इस प्रकार मेहमान अपरिचय के सेतु के दोनों सिरों को परिचय के संदर्भ में जोड़ने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। नन्हेमल और बाबूलाल के सही स्थान पर न पहुंचने का भेद कब खुला? तो इसका उत्तर है, विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल से पूछते हैं कि जिसके यहाँ आपको जाना है, संपत राम ने उसका नाम तो बताया होगा। तब वे दोनों कविराज का नाम बताते हैं। इस पर विश्वनाथ कहते हैं कि मैं कविराज नहीं हूँ, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, हाँ वही तो, हम कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ आए थे। इस प्रकार सही स्थान पर ना पहुँचने का भेद खुल जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, आगंतुक के आते ही रेवती के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ और क्यों? तो इसका हम उत्तर पढ़ेंगे। आगंतुक के आते ही रेवती के विचारों में परिवर्तन आया क्योंकि आगंतुक अपरिचित नया मेहमान ना होकर उसका सगा भाई था। भाई को देखते ही रेवती के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह भाई से कपड़े उतारने के लिए कहती है, पंखा झलने लगती है और प्रमोद से ठंडा पानी पिलाने के लिए कहती है। हलवाई के यहाँ से मिठाई लाने को कहती है। तेज गर्मी होने पर भी भाई के लिए खाना बनाना आरंभ कर देती है। अब हम देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न, एकांकी के आधार पर महानगरीय आवास समस्या पर विचार व्यक्त कीजिए।
या अथवा में एक और प्रश्न दिया है, नए मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास की समस्या पर प्रकाश डालिए। यानी कि बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में रहने आवास की जो समस्या है वो किस प्रकार से है, ये हमें उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर है, नए मेहमान एकांकी में लेखक उदयशंकर भट्ट ने महानगरों के मध्यम वर्ग की आवास समस्या को प्रस्तुत किया है। विश्वनाथ तथा रेवती जैसी स्थिति के लोगों की दशा बहुत ही दयनीय है। आवास छोटा होने के कारण स्वयं उनको सोने के लिए स्थान का अभाव है। उस पर किसी मेहमान का आना अच्छी खासी चिंता व चर्चा का विषय बन जाता है। पानी की समस्या, हारी बीमारी इत्यादि समस्याओं से आज के निम्न मध्यम वर्गीय समाज को जूझना पड़ रहा है। इन समस्याओं के साथ पड़ोसियों के साथ तालमेल बैठाना और भी चिंता का विषय है। एकांकीकार ने यथार्थ स्थिति का चित्र उभारने में व्यंग विनोद का सहारा, सरल व बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, क्या नन्हेमल और बाबूलाल ने अपने वाक्य चातुर्य से विश्वनाथ को प्रभावित किया? उनके कुछ महत्वपूर्ण संवाद लिखिए। वाक्य चातुर्य का मतलब होता है बातचीत में जो चतुराई या होशियारी दिखाना। तो इसका हम उत्तर देखेंगे, नए मेहमान एकांकी को विकास की चरम सीमा पर ले जाने वाले पात्र तो वास्तव में नन्हेमल और बाबूलाल ही हैं, जिनके प्रत्येक वाक्य को बोलने की चतुराई है। अपने इसी गुण के चलते वे प्रत्येक घटना को घुमा फिरा कर विश्वनाथ के समक्ष खड़ा कर देते हैं। जैसे बिजनौर के संपत राम को चचेरा भाई बताकर विश्वनाथ से मिलने की बात कहते हैं। नजीबाबाद में भानामल की लड़की की शादी में आपसे मिले थे तथा मुरादाबाद में जगदीश प्रसाद के यहाँ विश्वनाथ को देखा था। दोनों वाचालता के साथ साथ बेशरम बनकर लेमन की बोतल की चर्चा करते हैं, बीच बीच में गृह स्वामी की प्रशंसा करते जाते हैं। इस प्रकार दोनों अपनी वाक्पटुता से अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। विश्वनाथ उनकी चतुरपूर्ण बातों से प्रारंभ में तो प्रभावित हुए से जान पड़ते हैं, किंतु वस्तु स्थिति को समझते ही वह उनसे प्रभावित नहीं है। अंत में विश्वनाथ पूछ बैठते हैं कि उनके पास कोई चिट्ठी विट्ठी है अथवा नहीं। भेजने वाले ने उनका नाम तो बताया होगा। दोनों कहते हैं कि शायद कविराज बताया था। विश्वनाथ कहते हैं, मैं कविराज तो नहीं हूँ। अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों वाक्पटुता में निपुण होने के बाद भी विश्वनाथ को प्रभावित नहीं कर सके या प्रभावित करने में पूर्ण असफल रहे। तीसरा प्रश्न है, रेवती का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रेवती के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। तो हमें इसके उत्तर में लिखना है, उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी नए मेहमान की एक प्रमुख पात्र रेवती है, जो इस एकांकी का एकल नारी पात्र है। यानी कि रेवती जो है एक ही नारी पात्र है पूरी एकांकी में, और वह है रेवती का। साथ ही वह मध्यम वर्गीय परिवार की गृह स्वामी का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, पतिव्रता, और दूसरी श्रेष्ठ गृहिणी। तो पतिव्रता के अंतर्गत हमें कुछ लाइन लिखनी होंगी। तो पहला है पतिव्रता, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, अनेक अभावों के मध्य तथा गर्मी के कारण झुंझलाते हुए भी वह पति की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है। वह पति की आज्ञा का पालन करना भी जानती है। भीषण गर्मी में स्वयं आंगन में सोने के लिए कहती है तथा पति को ऊपर छत पर भेज देती है। सोचती है रात में नींद आएगी, सवेरे काम पर जाना है, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। इस प्रकार पति से बहुत प्रेम करती है। दूसरा है श्रेष्ठ गृहिणी। तो रेवती में मध्यम वर्गीय परिवारों को गृहिणी के गुण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। वह मन में सबका आदर करना चाहती है, परंतु परिवार की परेशानियां स्वभाव में बाबूलाल उतना है ही में भी किरण, फिर भी खाना विश्वनाथ। तो ये इसका स्वभाव में यहाँ पर ये दिया है, वह मन में सबका आदर करना चाहती है, परंतु परिवार की परेशानियों
परेशानियाँ उसके स्वभाव को थोड़ा कठोर बना देती है तथा चिड़चिड़ा बना देती है। तो ये हुए इनकी नारी पात्र रेवती की विशेषताएं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए मेहमान और पराये मेहमान के प्रति रेवती के व्यवहार में क्या अंतर था? अथवा में है, आगंतुक के प्रति रेवती की आत्मीय व्यवहार से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें लिखना है, नए अपने मेहमान तथा पराये मेहमान के प्रति रेवती के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। रेवती को पराये मेहमान बोझ जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि अपने मेहमान जो उसका भाई है को देखकर एकदम खिलखिला उठती है, भोजन बनाने में जुट जाती है, मिठाई व बर्फ मंगाती है, उसकी प्रत्येक सुख सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखती है, उसके सिर का दर्द भी गायब हो जाता है। इस प्रकार अपने मेहमान के प्रति रेवती की आत्मीयता को से हम सहमत हैं। अब आते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्न। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से, और ये प्रश्न आप पाठ की तो याद करिए ही, इनको खास तौर से आप लोग याद करिए जो भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं, क्योंकि देखो ये आपकी कक्षा 12 की परीक्षा में तो आएंगे ही और इनसे अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जब आप कक्षा 12 के बाद जब भी आप जैसे जो स्टेट लेवल या राष्ट्रीय लेवल की जो परीक्षाएं पढ़ते हैं, परीक्षाएं देते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो भी आपको मटेरियल सिलेबस मिलता है, तो कहीं ना कहीं यही भाषा अध्ययन के प्रश्न वहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, आग बरसना, चौपट हो जाना, पेट में चूहे कूदना, घूंट खून का घूंट पीना। तो पहला है आग बरसना, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, ज्येष्ठ मास की दोपहरी में आसमान से आग बरसने लगती है। दूसरा है चौपट हो जाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शहर में बाढ़ आने से लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। या इसको आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि ओले और पानी बरसने से फसल चौपट हो गई। पेट में चूहे कूदना, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, राजा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम होते होते उसके पेट में चूहे कूदने लगे। खून का घूंट पीना, तो इसका है, वह अपने पिताजी का अपमान होता देखकर भी खून के घूंट पीकर रह गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, यात्रियों के ठहरने का स्थान, तो इसको क्या बोलते हैं, धर्मशाला। जहाँ पर जो यात्री ठहरते हैं, रुकते हैं, उन्हें धर्मशाला बोलते हैं। दूसरा है, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अतिथि। तिथि तो रहेगा ही, आने की तिथि यानी कि समय तय ना हो, तो उसको बोलते हैं अतिथि। आयुर्वेदिक औषधियों के इलाज करने वाला वैद्य कहलाता, और कविताएं रचने वाला कवि कहलाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तीसरा हम देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का सही वर्तनी लिखिए। तो देखो यहाँ पर ये अशुद्ध वर्तनी यानी कि जो शब्द है वो अशुद्ध है। तो जीवन, साहित्यिक, स्त्री, बरदास, ये क्या है, ये शब्द अशुद्ध हैं, ये सही नहीं है। जीवन नहीं होता है, जीवन बड़ी जी आता है। इसके अलावा साहित्यिक, तो यहाँ पर ता है जबकि आना चाहिए आधा ता। साहित्यिक स्त्री में आधा सा आएगा, और इसके अलावा बर्दाश्त में रा की रकार दा के ऊपर आएगी। ठीक है, अब हम अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, 13 विराम चिन्ह होते हैं, और पूरे विराम चिन्हों को बता दिया था। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है हम पढ़ लेते हैं उसको। खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे तो सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर एक आए कहाँ से। तो यहाँ पर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, खाना तो खिलाना ही होगा, इतना वाक्य आ जाएगा। इसके बाद आएगा कौन सा विराम चिन्ह,
डैश तुम भी खूब हो। अब यहाँ फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम। भला इस तरह कैसे काम चलेगा, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है कि भला इस तरह कैसे काम चलेगा। दर्द के मारे तो सिर फटा जा रहा है, यहाँ पर वाक्य अधूरा है। फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब हम अगला 5वां प्रश्न देख लेते हैं। पाठ में चिट्ठी, पात्री और तार शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप भी अपने आने की सूचना पत्र द्वारा अपने रिश्तेदार को दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि जो पाठ है अपना एकांकी नए मेहमान, इसमें चिट्ठी, पत्री और तार यानी कि संदेश भेजने के जो माध्यम है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ प्रश्न ये कहा जा रहा है कि आप भी यानी कि स्टूडेंट भी जैसे कहीं बाहर रह रहे हैं, तो जब वो अपने घर जाएंगे सो उससे पहले वो पत्र के द्वारा अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को सूचित करेंगे, तो किस प्रकार से पत्र लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो पत्र में क्या लिखना है, यहाँ पर ये पता दिया गया है और यहाँ स्थान है कि आप कहाँ रहते हैं और दिनांक आपको डालनी है। इसके बाद फिर जब आप अपने से बड़ों को पत्र लिखेंगे तो आदरणीय चाचा जी, यहाँ पर चरण स्पर्श, और यहाँ पर संक्षिप्त में हमें पत्र लिखना है तो अपना सकुशल कि आप कैसे हैं, तो यहाँ लिखना होगा मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आपके द्वारा आपके पत्र द्वारा आपकी कुशल क्षेम भी ज्ञात हुई, मतलब आपने जो पत्र भेजा मुझे तो उसमें आप भी खुश हैं, सकुशल हैं, ये ऐसा हमें पत्र के माध्यम से मिला। आपने अपने पत्र में पूछा था कि मेरा गर्मियों की छुट्टियों में क्या कार्यक्रम है, सो मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम यानी कि जो वार्षिक परीक्षा है देने के उपरांत 5 अप्रैल को मालवाई एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुँचूँगा। शेष बातें आपसे मिलने पर होंगी। मेरी ओर से पूजनीय चाची जी को साधारण चरण स्पर्श, छोटी बहन शुभा, अनुज, शुभम को हार्दिक स्नेह। ये हमें इतना पत्र में लिखना है। शेष शुभ, और यहाँ आपका भतीजा जो भी हो यहाँ नाम लिखना है, ये हमें पत्र में लिखना है। तो ये अपने जो भाषा अध्ययन के प्रश्न हुए कंप्लीट होते हैं, साथ ही अतिलघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पाठ के पूरे होते हैं। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में आपको पाठ का सारांश, नई कहानी, नए मेहमान एकांकी का सारांश दिया था, और इसके अलावा लघुत्तरीय प्रश्न दिए थे, दीर्घोत्तरीय। तो इनको आप लघुत्तरीय सभी प्रश्न जो हैं आप इनको रिवीजन करिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।